जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज जिस पहली खबर का जिक्र हम आपके सामने करने वाले हैं वो इस लिहाज से बेहद खास होने वाली है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उस युवा को चुना है जो न केवल युवा है बल्कि युवाओं की सोच और सकारात्मक राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उतरा है। नितिन नबीन जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, चुन लिए गए हैं। खरमास का महीना नितिन नबीन के लिए प्रोबेशन पीरियड जैसा था। आपको याद होगा कि 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि तय तो उसी वक्त हो चुका था, संकेत उसी वक्त मिलने लगे थे कि अभी सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन नितिन नबीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संगठन की पहली पसंद बन चुके हैं। और यही वजह रही कि अब 20 जनवरी से वो बीजेपी के पूर्ण रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी के रूप में काम शुरू कर चुके हैं, पदभार ग्रहण कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो देखिए उनके साथ कौन कौन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके प्रस्तावकों की लिस्ट में भी थे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति नितिन नबीन के उत्साह को बढ़ाती रही। साथ में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो हिम्मत बढ़ाते हुए और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यानी जेपी नड्डा साहब भी वहां पर आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए और आने वाले समय के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। इन सबके बीच अब नितिन नबीन के लिए काम करने का, जिम्मेदारी को निभाने का समय शुरू हो चुका है। उनको जो टास्क दिया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण टास्क ये है कि देश के कई हिस्सों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की करने का टारगेट उन्हें स्पष्ट रूप से दिया गया है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और जिसका लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ जीत होता है। और इसलिए इस लिहाज से बीते अगर चुनावों को देख लें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जेपी नड्डा साहब थे तो उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने परचम लहराया था और यही उम्मीद अब नितिन नबीन से भी की जा रही है। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली में जब नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन को चुन लिया गया है तो आपको बता दें कि यहां पर उनके लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इन राज्यों में, खास तौर से पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं, उस राज्य में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वो तमाम रणनीति तैयार करना, वो तमाम स्ट्रेटजी तैयार करना जो नितिन नबीन के लिए बेहद खास होने वाली है, नितिन नबीन को बेहद खास बनाएगी भी। और इन सब के बीच क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को चुन लिया गया है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हुए हैं उनको मैं अपना बॉस मानता हूं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी इसीलिए आगे बढ़ी क्योंकि पार्टी में शामिल हर एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा रहा और उसने सबसे खास बात जो व्यवहार होता है, जो सामंजस्य होता है, उसे बना कर रखा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नितिन जी मेरे भी अब बॉस हैं, मैंने रिपोर्ट कार्ड उन्हें दे दिया है। और अगला चुनावी चैलेंज भी इस बीच नितिन नबीन जी को थमा दिया गया है। बीजेपी मुख्यालय में मोदी के भाषण को देखें तो पश्चिम बंगाल और केरल पर ज्यादा जोर लगता है। बीजेपी चुनावी मशीन क्यों कही जाती है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि 365 दिन बीजेपी चुनावी मोड में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका देकर नितिन नबीन को भी नए सिरे से ये बता दिया है कि 2002 के गुजरात चुनाव में जीत के बाद हुई समीक्षा बैठक की याद
उन्होंने उस वक्त दिलाई और कहा कि यह भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करती है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करती है। हमें आगे बढ़ना है, हमें ध्यान रखना है, हार और जीत के बाद समीक्षा करनी जरूरी होती है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों का उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि अभी उन्होंने बताया कि मैं तो अभी ये पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए भी बैठक शुरू कर चुके हैं। ये सब समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को जी भरकर उनकी प्रशंसा भी की। कहा, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है। मोदी ने कहा कि नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। साथ ही साथ नितिन नबीन का चयन इस बात का भी संकेत देता है कि बीजेपी की नजर उस जेनजी युवा पर है जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और खास तौर से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हमारा देश 65% युवा देश है। और अगर देखें तो यहाँ पर 65% जो आबादी है 35 वर्ष की आयु तक आती है और 50% जो लोग हैं वो 25 तक आते हैं। तो यानी कुल मिलाकर जेनजी को ध्यान में रखते हुए भी नितिन नबीन के चेहरे को चुना गया है। जेनजी के प्रभाव वाले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नितिन जी उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनी और आज एआई का इस्तेमाल करते हैं। यानी उन्होंने जेनजी और मिलेनियल इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए इस बात को सामने रखा। युवा ऊर्जा और संगठन का लंबा अनुभव दोनों ही नितिन जी के साथ है और इसके साथ ही मोदी ने नितिन नबीन को यह भी समझा दिया कि उनकी जिम्मेदारियों का दायरा छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उनका दायित्व एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल बैठाने का भी है। आने वाले चुनावों के मुद्दे बताने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी के चुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ भी उनका ध्यान वो ले गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद के चुनावों का ही उन्होंने ज्यादा जिक्र किया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्लोगन दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बहाने नितिन नबीन को यह बताया कि बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ है। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है और इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 चुनाव बीजेपी नीत एनडीए ने जीते हैं और आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद बन चुकी है और इसका ताजा उदाहरण अभी महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव है। हाल ही में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी को अभूतपूर्व जीत मिली। जो नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को यह भी समझाया कि केरल में आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरल में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। पंचायत चुनाव के परिणामों की याद दिलाकर मोदी ने नितिन नबीन को केरल चुनाव का टास्क थमाया और घुसपैठियों के बहाने ये भी समझा दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में चुनावी राजनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है जिसे चुनावों में भुनाने की तैयारी है। हाल ही में असम दौरे और उसके बाद पश्चिम बंगाल में मोदी के भाषण में घुसपैठियों के मुद्दे पर काफी जोर दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन से कहा कि उनको घुसपैठियों के मुद्दों पर भी खास तौर पर ध्यान देना होगा। मोदी जी ने कहा कि ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, हमें उनको पूरी ताकत से जनता के सामने बेनकाब करना होगा, एक्सपोज करना होगा और साफ तौर पर जो जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंधों पर है वो जिम्मेदारी चुनौतियों से भरी है। लेकिन बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चुनौतियों पर पार पाकर विजेता होना, यही बीजेपी का लक्ष्य और उद्देश्य रहा है। क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, आइए आप भी सुनिए।
भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। इच्छा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी।
तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि 45 साल की पार्टी है, 45 साल का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने लाने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है। सकारात्मक राजनीति करनी है, युवाओं को वो दिशा और दशा देनी है जिसमें राष्ट्रवाद का मॉडल छिपा हो। ये सीधे सीधे वंशवाद और परिवारवाद करने वालों के लिए एक बड़ी नजीर, एक बड़ा उदाहरण, उन्हें एक बड़ा जवाब है। और इन सब के बीच क्योंकि दिन नितिन नबीन का था और नितिन नबीन जब मंच पर आए तो उन्होंने किस तरीके से अपने ऊपर ली गई जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए जनता का भी धन्यवाद दिया, अपने वरिष्ठों का भी धन्यवाद दिया और आगे आने वाली चुनौतियों पर कैसे पार पाना है इसका मूल मंत्र समझते हुए क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही, आप ये भी सुनिए। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय। अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य। तो दौर बदल रहा है लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य नहीं बदला है। लक्ष्य और उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को, इस संकल्प को आगे बढ़ाकर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के मॉडल को प्रस्तुत करना है। और यही बात नितिन नबीन ने भी स्वीकारी और यही बात पार्टी को आगे ले जाएगी, स्पष्ट रूप से कहा गया। जब क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन सामने आ चुके हैं और निर्विरोध उन्हें चुना गया है, पार्टी में आज उमंग का, उल्लास का भी अवसर था। और यही वजह रही कि तमाम तरीके से बीजेपी के जो वरिष्ठ चेहरे हैं उन्होंने न केवल शुभकामनाएं दी बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को क्या कुछ करना है इसे लेकर भी अपने मन की बात साझा की है। हमने उनसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। सर, असम से नितिन नवीन जी का एक काफी लगाव रहा है, 2006 से ही असम का है, कैसे देखते हैं असम की जनता? So, Honorable newly elected President Nitin Nabin ji is closely associated to Assam for the last 20 years. He has strong organizational experience, organizational base across India because since the days in Yuva Morcha, he has been constantly traveling and interacting with our Karyakartas. So, he has the experience right from grassroots, organizational works to today's new post of leading the biggest, largest political party in the world. So we are always proud of him. और यही है नवीन युग का शुभारंभ हुआ है. At the age of 45 years, he has been given the responsibility to lead the largest political party in the world, having 14.8 crores of
karyakartas. So under his able leadership, definitely we will march towards the path of Bikshit Bharat, Shashakt Bhajpa, as envisioned by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the entire nation of India. So हमें उम्मीद है, हम संपूर्ण आस्था और विश्वास से नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। और अप्रैल में असम में चुनाव भी हैं विधानसभा के। हम निश्चित है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है असम एवं नॉर्थ ईस्ट को सशक्त बनाना, और जिस पद से हम आगे बढ़ रहे हैं, नितिन जी का मार्गदर्शन से हम सांगठनिक रूप से भी आगे बढ़ते ही रहेंगे। और असम में कुल आबादी है 3.4 करोड़, इसमें से 60 लाख से ज़्यादा सदस्य ही है भाजपा में। सो ये शक्ति अभी समर्पित है नितिन जी का मार्गदर्शन से आगे बढ़ने के लिए। आप पावरफुल लीडर हैं, असम के केंद्र के बड़े मंत्री हैं, तो मैं कहता कि ये एक जो चुनौती है आप लोग के लिए, घुसपैठ समस्या है, आपकी सरकार कब तक घुसपैठ मुक्त असम करेगी? देखिए, ये कोशिश तो लगातार चल ही रहा है, और अभी जो भी लोग घुसपैठिया और द पीपल ऑफ this Bangladesh or East Pakistan origin who has been residing in Assam for long, but they are encroaching our forest land, our government land, Satra, Namgarh. So उन लोगों को हम वहाँ से हटा encroachment मुक्त कर रहे हैं, हम उनको छेद कर रहे हैं। तो इससे लगभग 1.5 लाख बीघा ज़मीन हेमंत जी का सफल नेतृत्व में अब एविक्शन किया गया है। सो ये प्रक्रिया जारी है। हाँ, ये सही है, करोड़ों का हिसाब में है घुसपैठिया जो बिलोंग करते हैं मेनली ईस्ट पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश से। सो हमारा जो संस्कृति धरोहर, हमारा राजनीतिक जो अपना जो राजनीतिक हमारा शक्ति है इंडिजिनस पीपल का, इसके लिए सदा उन लोगों से एक भय संकट होता ही है। तो ये तो हमारे साथ असम के जो नेता हैं पवित्रा मार्केटा जी, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप सकेश साहब, उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत की और दावा ठोक दिया कि असम में फिर से हैट्रिक लगने जा रही है। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। असम में विधानसभा चुनाव है, हम बात करते हैं असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप साहब। दिलीप जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या देखते हैं नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्ष, चुनौती असम चुनाव? असम में भाजपा का सरकार और एनडीए का सरकार, साथ में भाजपा एनडीए का सरकार तीसरी बार के लिए असम जनता के आशीर्वाद से, समर्थन से बनाना तय है। और हम सब लोग आज बहुत खुश है, क्योंकि हमारे एक युवा नेता के ऊपर पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान उनके ऊपर सौंपी है। तो असम के साथ भी आदरणीय नितिन नवीन जी का बड़ा गहरा संपर्क है। 2006 से उनका असम प्रवास, असम दौरा होते रहा है। असम का जो पाल्स है वो नितिन जी को बेहद, उनको मतलब जो क्या बोलते हैं ग्रास रूट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी है। तो इसीलिए असम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी का जो संगठनिक नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम फिर से एक बार सरकार असम में लाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है असम को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का तो इशूलेस है। कांग्रेस अभी कांग्रेस ने असम के ऊपर में जो अन्याय किया पिछले उनके शासनकाल में 50-55 साल जो कांग्रेस ने शासन किया है, वो शासन नहीं था, शोषण था। तो शोषण के उनका जो पाप जो हुआ था उनके कार्यकाल में, उसका प्रायश्चित वो लोग भोग रहा है और काफ़ी साल उनको प्रायश्चित करना है। तो असम में कांग्रेस को असम के मूल निवासी जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत दूर कर दिया है। तो इसलिए भाजपा जनता के साथ खड़ा हुआ है। पिछले 10-11 साल में असम का चतुर्दिक विकास हुआ है। आज हर क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वाटरवेज का कनेक्टिविटी हो, आप अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, युवा, महिला, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी के लिए असम सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में काम किया है। और काम का दाम देने के लिए असम की जनता आतुर है। इसलिए हम लोग भी कॉन्फिडेंट है जी असम में फिर से एक बार
भाजपा का नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी से बात करते हुए तमाम जो असम के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम जो लीडर्स हो, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नितिन नवीन का चुना जाना ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, खासतौर से वो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर असम की बात हो, जिस तरीके की तैयारियां हैं वो ये बताती हैं कि आने वाला समय बीजेपी का है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। जनमत पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वो पश्चिम बंगाल जहां कई जगहों पर एसआईआर को लेकर बवाल, फॉर्म 7 जमा करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से टीएमसी विधायक की गुंडागर्दी, फॉर्म भी फाड़ा, एसआईआर को लेकर कई जगहों पर हिंसा भड़की। और ये खबरें आजकल बंगाल में सुर्खियां बटोर रही हैं, आम हो चुकी हैं। फॉर्म फाड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ एक फॉर्म फाड़ने का नहीं है। सवाल लोकतंत्र को रौंदने की उस मानसिकता का है जो आज बंगाल में सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रही है। हुगली जिले के चुचुंडा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक असित मजूमदार, वीडियो में दिख रहा है कि विधायक गुंडों की फौज लेकर एसडीओ दफ्तर में घुसते हैं और वहां वैलिड तरीके से जमा किए जा रहे फॉर्म 7 को फाड़ देते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोप भी इन पर लगे हुए हैं। सवाल सीधा है कि क्या बंगाल में कानून नहीं, विधायक तय करेंगे कि एसआईआर का कौन सा फॉर्म जमा होगा और कौन सा फटेगा। बीजेपी के मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो जारी कर इस घटना को उजागर किया और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो डराने वाली है। सत्ता के अहंकार का ऐसा नंगा प्रदर्शन, ऐसा अहंकार कि सरकारी दफ्तर भी सुरक्षित नहीं है। यह अहंकार हमें याद दिलाता है संदेश खाली और टीएमसी का बाहुबली नेता शेख शाहजहां। वो भी खुद को खुदा समझता था। उसे लगता था कि वो यौन उत्पीड़न सहित तमाम अपराध करता रहेगा और सत्ता की छतरी उसे बचाती रहेगी। लेकिन कानून ने देर से ही सही दस्तक दी और आज वो सलाखों के पीछे है। तो सवाल उठता है कि क्या असित मजूमदार जैसे विधायक भी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं? और क्या टीएमसी के विधायकों को यह भरोसा है कि ममता बनर्जी हर बार ढाल बनकर सामने खड़ी रहेंगी? याद कीजिए कि अभी हाल ही में जब ईडी की रेड चल रही थी तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस फोर्स और बड़े अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई थी और जांच एजेंसियों के काम में दखल देते हुए फाइल हाथ में लेकर फरार हो गई थी। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद लोकतंत्र को रौंदती दिखाई देती हैं तो उनके विधायक आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं? आज बंगाल का यही हाल है। एसआईआर के फॉर्म फाड़े जा रहे हैं, डर के मारे अफसर चुप हैं और विधायक दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। इन तमाम चीजों का बदला जनता किस तरीके से आने वाले चुनावों में अपने जनादेश के माध्यम से लेने वाली है, इसका अंदाजा शायद गुंडागर्दी करने वाले इन विधायकों को नहीं पता है। और आइए बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को आतंकवाद विरोधी अभियान के तीसरा दिन भी जारी रहा। जम्मू जोन के आईजीपी भीम सेन तुति और सीआरपीएफ जम्मू की आईजी आर गोपाला कृष्ण राव सहित वरिष्ठ अधिकारी मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे। ऑपरेशन की निगरानी के लिए सेना के अधिकारियों के साथ वो वहीं डेरा डाले हुए हैं। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्योंकि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब ओवरग्राउंड वर्कर्स पर पूरी तरीके से चाबुक न चले। और यही वजह है कि जो वहां के कुछ लोग हैं जिन पर शक है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि यह आतंकवाद विरोधी अभियान जिले के छात्रू इलाके में मंडल सिंहपुरा के सोनार गांव में चल रहा है। रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई शुरुआती मुठभेड़ में आतंकवादियों द्वारा संयुक्त सुरक्षा टीम पर की गई गोलीबारी में सेना का एक पैराट्रूपर वो बलिदान हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस मुठभेड़ में 7 अन्य सैनिक घायल हुए थे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी जंगल के काफी अंदर भाग गए, लेकिन उनके ठिकाने का पता लगा लिया गया है। आज सुबह स्पेशल फोर्स कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह, जो कि इस मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए
पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। सतवारी में हुए समारोह का नेतृत्व व्हाइट नाइट कोर के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर युद्धवीर सिंह शेखो ने किया। इसके बाद बलिदानी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह राज्य उत्तराखंड भेज दिया गया। जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा, जम्मू के डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास और पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के कई अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। सोमवार दोपहर को 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित आतंकी ठिकाने के भंडाफोड़ के मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बल उन ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों को भारी मात्रा में राशन, दालें, बर्तन और अन्य सामान जुटाने में मदद पहुंचाई। ये सामान इतना था कि सर्दियों के महीने में कम से कम 4 लोगों के गुजारे के लिए काफी था। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकवादियों का एक समूह इस इलाके में फंसा हुआ है। अधिकारी ने बताया कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके की छानबीन कर रही हैं। घना जंगल और खड़ी ढलान के होने के कारण देखने और आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही है। ये मुठभेड़ इस साल जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच तीसरा संघर्ष है। इससे पहले कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र के काहुग और नजोत जंगलों में 7 और 13 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी। पिछले साल 15 दिसंबर को उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र के सुआन गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशंस को और तेज कर दिया गया है। खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इस क्षेत्र में और अधिक आतंकवादियों को भेजने की कोशिशें कर रहे हैं। 8 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए थे कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बिल्कुल ना हो। और यहां पर खासतौर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर लंबी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 240 किलोमीटर लंबी है। नियंत्रण रेखा की सुरक्षा सेना करती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा बीएसएफ करता है। नियंत्रण रेखा घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों और आंशिक रूप से जम्मू जिले में स्थित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ और जम्मू जिलों में स्थित है। इलाके में सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौजूद है जहां पर आज तीसरे रोज़ भी बहुत बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अभी तक की जानकारी यही है कि भारतीय सेना का एक स्पेशल पारा फोर्सेस हवालदार गजेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ है और अन्य 7 ऐसे जवान घायल हो चुके हैं जिनको कल ही एयरलिफ्ट कर लिया गया था। इस बीच आज भी तीसरे रोज़ ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर और आधुनिक तकनीक के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। ये वही सिंहपुरा छात्रों कश्तवाड़ का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर बैरिकेडिंग रखी गई है। दूसरी जान से दूसरी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है ये सीधे उस इलाके की ओर जाता है जहाँ पर ये घटनास्थल है जहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेडिंग रखी गई है पुलिस की तरफ से, किसी को भी इस इलाके की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि तीसरी तस्वीर में आपको इस इलाके की दिखाना चाहूँगा। यही वो इलाका है, यही वो कश्तवाड़ का घना जंगल वाला इलाका है जहां पर इस ऑपरेशन को आज तीसरे रोज भी चलाया जा रहा है। हालांकि कल इस जंगल वाले इलाके में ही आतंकियों का बहुत बड़ा हाइडआउट जो है उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा मकदार में चीज़ें जो है वो रिकवर कर ली गई थी। लेकिन आज लगातार जो है सुबह से ही चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉपर्स के साथ साथ जो ड्रोन है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो सर्वेलेंस है उसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर पुलिस को 3 से लेकर 4 विदेशी आतंकी जो जैश से जुड़े हो सकते हैं उनका यही कोशिशें की जा रही है कि उन सभी का खात्मा जो है आने वाले समय में किया जाए। लेकिन लगातार सुबह से हम यहाँ पर मौजूद है और ये भी हम देख रहे हैं कि जो भारतीय सेना के जो अधिकारी है या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार इस घटनास्थल की ओर जा रहे हैं और खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा कर्मियों की ये है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए और सभी आतंकियों का खात्मा जो है आने वाले समय में किया जाए। लेकिन इस घने जंगल वाले इलाके में जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसके आसपास जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में रहने वाले लोगों को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि फिलहाल वो इस जंगल की ओर ना जाए, क्योंकि इस जंगल में इस वक्त बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दूसरी जान से उन लोगों को ये भी लगातार कहा जा रहा है कि अगर उनको कोई संदिग्ध मूवमेंट दिखती है तो पुलिस को तुरंत जो
है इन्फॉर्म करें। लेकिन इस इलाके में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को आज तीसरे रोज भी चलाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, क्योंकि पहले ही हमने एक जवान स्पेशल फोर्सेस का खोया है, अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आने वाले समय में इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और सभी आतंकियों का खात्मा समय पर किया जाए। रोहिल, सुदर्शन टीवी, ग्राउंड जीरो, कश्तवाड़।